हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और उसी के लिए हमारे सामने रिवीजन सीरीज सामने है। रिवीजन से रिलेटेड एक वीडियो जो कि फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 इंग्लिश की प्रोज जिसमें सारे के चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, वो एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये दूसरी वीडियो है जिसके अंदर सारी पोएम्स इंक्लूड करी गई है। 9 पोएम्स टोटल है बुक में, और 9 की 9 पोएम को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया ताकि एक ही वीडियो में आपकी सारी पोएम्स कवर हो जाए। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो सप्लीमेंट्री रीडर में जितने भी चैप्टर्स होंगे उनकी समरी और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स उसी एक वीडियो में सब होंगे। पोएम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका मीनिंग, उसकी समरी, उसका सेंट्रल आइडिया, साथ ही उसमें जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें साथ का साथ इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन तो आते आते। एक तो सीन पैसेज या सीन पोएम के रूप में आता है जो आपको उससे 4 लाइन आपको पोएम की दे दी गई होगी। इन पूरी 9 पोएम्स में से कोई एक पोएम आएगी, उसके और में कोई दूसरी पोएम आएगी, दोनों में से कोई एक करनी रहेगी। अगर दोनों में से कोई एक भी आपको अच्छे से आती है तो आप सारे क्वेश्चन लगभग सोल्व कर सकते हैं। राइम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड आते हैं, और साथ ही एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है 6 मार्क्स में, जिसमें आपको सेंट्रल आइडिया या फिर 2 पोएम्स के बीच में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो या फिर फायर एंड आइस में कंपैरिजन बताया जाए कि इन दोनों में किस तरह से फीलिंग्स जो हैं वो इंटेंसिफाई होती है, किस तरह से फीलिंग्स जो हैं बताई गई हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। ये सभी कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 बाय 1 अपन पोएम्स देखते हैं, इनमें सारी चीज़ें देखेंगे, इसका टेक्स्ट भी देखेंगे, राइम स्कीम क्या हो सकती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आना के पूरे चांसेस होते हैं। इसकी समरी देखेंगे, साथ ही इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, और इसमें यूज़ होने वाली थीम्स, इसकी थीम्स क्या क्या, क्योंकि थीम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थीम्स के, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद पोएटिक डिवाइसेस जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इमेजरी, सिम्बोलिज्म, अलिट्रेशन, ये सब चीज़ें जो कि इसमें पोएम्स में यूज़ होती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पोएम पहली जो हमारे सामने आती है वो आती है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। पोएम का टेक्स्ट आपके सामने है, हम डिटेल में टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, सिर्फ समरी और मेन आइडिया देखेंगे रिवीजन के हिसाब से। यहाँ पे समरी अगर इसकी देखा जाए तो पूरी पोएम में पोएट ये बोलता है कि मैं जा रहा था, पॉइजन ट्री एक जो था जिसका नाम था हेमलॉक ट्री, और साथ ही उस पेड़ के नीचे जैसे मैं बैठा जाकर या फिर उसके पेड़ के नीचे जाके खड़ा हुआ, तो पेड़ जो है उस पेड़ के ऊपर एक टहनी पर वहाँ पर एक कौवा आया, क्रो आया। उस क्रो ने उस पेड़ के ऊपर जो स्नो जमी हुई थी उस स्नो में से कुछ कण मेरे ऊपर गिरा दिया, मतलब कुछ थोड़ी सी स्नो मेरे ऊपर गिरा दी। उस छोटे से इंसिडेंट ने मेरा पूरा मूड चेंज कर दिया। पहले जो मैं दुखी था, उदास था, अब मैं वो खुश हुई, मैं बदल गई, मतलब मैं अब लाइफ अपनी अच्छे से जीने लगा। तो क्या ऐसा छोटा सा इंसिडेंट था, क्यों उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि कौवा आता है, क्रो आता है, स्नो गिराता है, और इसका मूड जो है वो मेलनकली से, मतलब दुख भरे मूड से या फिर डिप्रेशन वाले मूड से किस तरह से अच्छे मूड में बदल जाता है, ये छोटा सा इंसिडेंट को बताया गया है इन दोनों से स्टेंजाज में। सबसे पहले इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं, ABAB CD CD। ये राइम स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखनी है। तो आखिरकार कहना क्या चाहता है, एक छोटा सा इंसिडेंट किस तरह से इसमें लाइट में डाला गया है वो देखते हैं। ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। शॉर्ट में कहा जाए तो ये एक रिफ्लेक्टिव पोएम है। रिफ्लेक्टिव मतलब आपको जो सोचने पर, समझने पर मजबूर करती है कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया है। एक ग्लूमी डे, मतलब एक दुख भरा दिन था, वो काफ़ी उदास था, काफ़ी सैड था। पोएट जो था वो स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। हेमलॉक के बारे में आपने सुना होगा, हेमलॉक एक प्लांट होता है, काफ़ी पॉइजनस, काफ़ी जहरीला प्लांट होता है, पर यहाँ पर ट्री रिप्रेजेंट किया गया। ट्री से मतलब है कि मतलब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये जो पोएम है ये हाईली सिंबलिक पोएम है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सिंबलिक पोएम का मतलब होता है कि आपको वर्ड्स में कुछ और बोला जा रहा है लेकिन उनका डीप मीनिंग है कहीं और, कुछ और मीनिंग है। तो इसी तरह से वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, लेकिन तभी जो कि एक सैडनेस और नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, हेमलॉक ट्री। उसी के ऊपर एक क्रो आता है, कौवा आता है, और उसमें से स्नो गिरा देता है। अब ठंड का टाइम था, स्नोफॉल हो रही थी, स्नोफॉल होने के बाद पेड़ पे काफ़ी स्नो जम जाती है, तो उसके ऊपर स्नो जमी हुई थी, उसके नीचे था, क्रो आता है, गिरा देता है। हालांकि ये देखने पर ऐसा लगता है कि काफ़ी छोटा सा इंसिडेंट था, काफ़ी बेतुका सा इंसिडेंट था, पर इसका बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिला था पोएट के मोड पे। शुरुआत में वो काफ़ी पछतावे और दुख से भरा हुआ था,
लेकिन अचानक से उसका जो मूड है, उसका जो नज़रिया है वो बदल जाता है। किस तरह से एक डस्ट ऑफ स्नो, एक स्नो की धूल जो है उसके ऊपर गिरती है और आखिरकार उसका पूरा मूड जो है वो बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हम इतने दुखी मूड में होते हैं, इतने उदास मूड में होते हैं, उस छोटे से इंसिडेंट से भी हमारा मूड बदल सकता है। जैसे कि यहाँ पर पेड़ है, वो पेड़ जो है हेमलॉक ट्री, वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिविटी, डिप्रेशन, नेगेटिव पोएट के माइंड की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर क्रो, क्रो जिसका कलर है ब्लैक, ब्लैक कलर भी नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करता है। तो इन ब्लैक, नेगेटिविटी, ये सब चीजें रिप्रेजेंट करती है क्रो और ट्री के द्वारा। लेकिन स्नो जिसका कलर होता है वाइट, ये दिखाती है पॉजिटिविटी और होप, कि किस तरह से आप चाहे कितने भी उदासी भरे माहौल में हो, कितना ही आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही हो, लेकिन छोटा सा इंसिडेंट भी आपके मूड को बदल सकता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर एंड हाउ स्मॉल सीमिंगली इनकॉन्सिक्वेंट। अगर इसका सेंट्रल आइडिया की बात की जाए कि आखिरकार पोएट कहना क्या चाहता है, पोएट बस इतना सा कहना चाह रहा है कि कभी कभी हम इतने ज़्यादा उदास होते हैं, इतने ज़्यादा दुखी होते हैं, इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे होते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें भी छोटी छोटी चीज़ें इनकॉन्सिक्वेंट हमें देखने में छोटी सी लग सकती है, लेकिन उनका काफ़ी बड़ा इफेक्ट हो सकता है हमारे इमोशंस पे, हमारे नज़रिए पे, और ये एकदम से बदल के भी रख सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि चाहे कितने भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों हो, कितने भी दुख भरे आप सिचुएशन में क्यों हो, कहीं ना कहीं उसमें उम्मीद होती है, पॉजिटिविटी, और एक उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं। थीम्स क्या क्या है इसमें? नेचर की हीलिंग पावर, कि नेचर आपको हील करने का, आपके दुख को हटाने का, आपको कहीं ना कहीं उस जख्मों को भरने का ताकत रखता है। वहीं पर चेंज इन पर्सपेक्टिव, कि किस तरह से छोटा सा इंसिडेंट भी आपके मूड, आपके विचारों को बदल सकता है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, कि लाइफ आपस में कितनी सारी चीज़ों से कनेक्टेड होती है, जैसे पोएट हो गया, क्रो हो गया, ट्री हो गया, स्नो हो गया, वेदर, मतलब सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड किस तरह से हो सकती है। ऑप्टिमिज्म एंड रिडम्पशन, किस तरह से आप आशा लगा सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं, और उन्हीं से आपको मुक्ति मिलती है दुख भरे समय से। पोएटिक डिवाइसेस में जो यूज़ किए गए इमेजरी भर भर के यूज़ करी गई है। पोएटिक डिवाइसेस जो कि मतलब कि पोएम को एक काफ़ी मीनिंगफुल बनाते हैं। सिंबोलिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंबोलिज्म, इसका मतलब होता है जैसे कि हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या दर्शाता है इस पोएम में? रिप्रेजेंट सोरो, नेगेटिविटी दर्शाता है, दुख दर्शाता है, उसके दिमाग का डिप्रेशन दर्शाता है पोएट के। फिर आता है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो से पहले अपन ये देखते हैं क्रो, क्रो क्या दर्शाता है? अनकन्वेंशनल सिंबल ऑफ चेंज। यहाँ पर बताएगा क्रो का वैसे तो कलर होता है ब्लैक, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होता है, पर यहाँ पर उसको लिया गया एजेंट ऑफ नेचर, जो कि आपको कहीं ना कहीं चेंज कर देता है। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का कलर होता है व्हाइट, हेमलॉक का कलर है ब्लैक, मतलब क्रो का कलर है ब्लैक। और किस तरह से डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल मतलब छोटा सा इंसिडेंट आपको बदल के रख सकता है पॉजिटिविटी की तरफ, ये बताता है। अलिट्रेशन, हैज गिवन माई हार्ट, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं एक सेंटेंस में बार बार, जैसे कि एच एच ह साउंड रिपीट हो रहा है, हैज, हार्ट, तो उसे बोलते हैं अलिट्रेशन। इंजेममेंट, लाइन कंटिन्यू हो रही बिना पूरा मीनिंग किए अगली लाइन में, तो उसे बोलते हैं इंजेममेंट। कॉन्टेस्ट बताया गया है, कॉन्टेस्ट कैसे? जैसे कि नेगेटिव सिंबल्स को पॉजिटिव सिंबल्स की तरफ जाते हुए बताया, जैसे क्रो, क्रो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक, डार्कनेस, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, वैसे ही हेमलॉक ट्री भी नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर जो स्नो है, स्नो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिविटी। तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ दर्शाया गया है। तो इस तरह से इस चीज़ को बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट। वहीं पर मेटाफोर, मेटाफोर डस्ट ऑफ स्नो, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं स्मॉल जो पॉजिटिव मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे सामने डस्ट ऑफ स्नो पोएम थी, किस तरह से पोएट के ऊपर स्नो गिरती है। क्रो, वो जब हेमलेट ट्री के नीचे खड़ा होता है, क्रो आता है, उसके ऊपर स्नो गिराता है, उसका मूड जो है दुख से खुशी में बदल जाता है। तो कुल मिला के एक छोटा सा इंसिडेंट भी आपको बदलने के लिए काफ़ी ताकत रखता है। इसी के साथ एक और पोएम है हमारे सामने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही, जो है फायर एंड आइस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम हो जाती है, क्योंकि कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, इन दोनों में से एक पोएम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसमें कुल मिला के पोएट कहना चाह रहा है कि दुनिया दो तरीके से ख़त्म होगी, एक तो फायर से और एक है आइस से। बहुत सारे मत चलते हैं देश में, दुनियाओं में, तरह तरह के समाजों में, कि दुनिया तो है आग, दुनिया में चारों तरफ आग ही आग होगी, फायर ही फायर होगी।
तो उससे दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई बोलते कि नहीं, ठंड इतनी बढ़ जाएगी कि ठंड के मारे सब मर जाएंगे। तो यहाँ पे उन दो पॉइंट्स को रखा गया पहले तो, कि दो तरीके से दुनिया एंड होगी। तो पोएट बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया अगर खत्म होनी होगी तो फायर से खत्म होगी। ऐसा क्यों? अब यहाँ पर फायर और आइस, इन दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है ह्यूमन इमोशन से। जैसे कि फायर, वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है, पोएट बोलता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जो खत्म होगी वो होगी फायर से। मतलब कि जितना मैंने जाना है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों को, टेस्टेड से यहाँ मतलब है एक्सपीरियंस से, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों को, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिजायर्स है। ये नेगेटिव टर्म में यूज हुआ, डिजायर मतलब कि कुछ भी आपके दिमाग में आगे मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, तो उसको पाने के लिए आप कुछ भी काम, नेगेटिव क्राइम कुछ भी कर सकते हो, एक दूसरे के लिए गलत भी कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है, इतनी मतलब डिजायर हो गई लोगों के अंदर कि लोग आपस में एक दूसरे का अहित भी कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे का अहित करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में कोई नहीं बचेगा, और इस तरह से सब दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, महात्मा गांधी ने भी कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब आप बदले की भावना रखोगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा, इसने ऐसा किया। तो मान लो किसका मर्डर हुआ है, अब उसने भी बदले की भावना से उसके फैमिली का मर्डर कर दिया, फिर उसने वापस बदले की भावना से, तो इस तरह से मर्डर बढ़ते ही जाएंगे और आखिरकार कोई नहीं बचेगा। एक प्रकार से एक एग्जाम्पल है कि क्या कहना चाह रहा पोएट यहाँ पर। लेकिन अब आगे बोलता है कि फिर भी अगर दुनिया बच जाती है और दुनिया को दूसरी बार खत्म होना हो, पेरिश मतलब खत्म होना, तो दुनिया को अगर दूसरी बार भी खत्म होना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हेट बहुत देखी है लोगों के अंदर, नफरत बहुत देखी है, कि वो जो हेट्रेड है वो रिप्रेजेंट की गई है यहाँ आइस से। डिजायर को रिप्रेजेंट किया गया था फायर से, फायर मतलब डिजायर, और आइस को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है हेट से, कि दुनिया में एक दूसरे के लिए जो नफरत है, वो नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि मुझे लगता है कि दुनिया इस नफरत की वजह से ही खत्म हो जाएगी। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए और बी सी बी। इस तरह से इसकी राइम स्कीम है, आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो समरी में यही है, एक तरह से दर्शन शास्त्र का फिलोसॉफिकल व्यू रखता है वो, कि किस तरह से दुनिया खत्म होगी, लोगों के अंदर कितनी नेगेटिविटी है, कितना लोग एक दूसरे से जलन फील करते हैं, बदले की भावना रखते हैं, ग्रीड लालच हो गए, लोभ लालच हो गए हैं लोगों के मन में। तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती है फायर को, बदले की आग, लालच, लोभ, ये सब चीज़ें। और वहीं पर आइस को रिप्रेजेंट किया गया है हेट्रेड से, नफरत या फिर कोल्डनेस। आइस को एक और फीलिंग कहा गया है कोल्डनेस से। कोल्डनेस मतलब किसी के अंदर जब कोई फीलिंग नहीं बचती कि आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, उसको गलत करने के साथ आपको कोई फील नहीं हो रहा है कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मतलब एक रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आ रही कि नहीं यार मैंने कुछ गलत किया है। आप कुछ गलत काम कर रहे खुश हो रहे हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई इंसान किसका मर्डर करा लेकिन उसको कतई एहसास नहीं कि उसने कोई गलत काम किया है। तो इस तरह की फीलिंग्स को बोलते हैं आइस, कि आपको अंदर को भावना ही खत्म हो गई कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो इस वजह से ह्यूमन इमोशंस का जो एंड बताया गया है उसी से बोला गया कि ह्यूमन के इमोशंस एंड होते ही मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी इस आइसी फीलिंग्स की वजह से। तो यही इसका सेंट्रल आइडिया भी हो जाता है कि किस तरह से ह्यूमन इमोशंस डिस्ट्रक्टिव पावर लेके चलते हैं, कि अगर आपके इमोशंस हेट्रेड इस तरह की चीज़ें आएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इनके अंदर काफ़ी ताकत होती है खुद का भी और दूसरों का भी नुकसान करने की। जैसे कि गुस्सा, किसी को उसको गुस्सा इतना आता है कि खुद का भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर बताई गई है कि काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इसके नतीजे हो सकते हैं कि अगर लोगों के अंदर इस तरह से फायर और आइस वाली फीलिंग्स आती रही तो वो दुनिया को तबाह करने की भी ताकत रखती है। तो थीम्स क्या क्या है इसमें? डिस्ट्रक्शन थ्रू ह्यूमन इमोशंस, लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो किस तरह से एक डिस्ट्रक्शन ला सकती है, किस तरह से डैमेज ला सकती है, ये बताया गया है। इसीलिए हमारे इमोशंस को हमें कंट्रोल में सीखना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ड्यूअलिटी ऑफ एक्सट्रीम, कि कभी भी किसी चीज़ में एक्सट्रीम में नहीं जाना। हालांकि फायर और आइस दोनों एक्सट्रीम ही है, आइस भी कोल्डनेस का एक्सट्रीम है और फायर भी एक्सट्रीम है एक फीलिंग का। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं डिवास्टेशन, खात्मा लेकर आती है। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, किस तरह से दर्शन शास्त्री या फिर फिलोसॉफिकल तरीके से सोचता है पोएट के, किस तरह से लोगों की फीलिंग्स आपस में एक डिस्ट्रक्शन लेके आ सकती है। बैलेंस एंड मॉडरेशन, तो यहाँ पर पोएम ये भी कहता है कि हमें बैलेंस लेके चलना चाहिए हमारे इमोशंस को। कभी गुस्सा आ रहा है तो उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, उसे समझना आना चाहिए। कभी किसी के लिए हेट्रेड आ रही है तो उसके लिए भी मैनेज करना चाहिए। कुल मिला के हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। साथ ही एक दूसरे के लिए ह्यूमन नेचर रखना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रहें,
अच्छे से समझें, एक दूसरे को मदद करें, किसी के प्रति हेट्रेड, एंगर, इस तरह की चीज़ें ना रखें, जलन की भावना ना रखें, बदले की भावना ना रखें। इस तरह की चीज़ें पोएट हमारे इस पोएम में बोलता है। इमेजरी बताई गई है कि इस तरह से फायर और आइस लोगों के डिज़ायर और हेट्रेड से मैच खाती है। सिंबोलिज्म सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि फायर जो रिप्रेजेंट करती है वो डिज़ायर, ग्रीड, लालच, ठीक है, गुस्सा, ये सब चीज़ें बताती है। वहीं पर आइस रिप्रेजेंट करती है हेट्रेड, नफरत, इंडिफरेंस, मतलब वही कि आपको कोई फीलिंग नहीं आ रही, आप किसके साथ कुछ गलत कर रहे हो। फिर आगे बढ़ते हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन जैसे सम से, तो सम से में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो अलिट्रेशन होता है। कॉन्ट्रास्ट फायर और आइस का, विपरीत चीज़ें बताई गई है और इन्हीं चीज़ों से एंड भी बताया गया किस तरह से डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज लेके चलती है। मेटाफर भी बताया गया, जैसे फायर एंड आइस को ही मेटाफर बताया। पर्सोनिफिकेशन किस तरह से ह्यूमन इमोशंस को डिस्ट्रक्शन, मतलब ह्यूमन इमोशन को एक इंसान की तरह बताया, फायर एंड आइस को भी इंसान की तरह बताया। इंजमेंट में यूज हुआ है कि किस तरह से बिना बिना मीनिंग को खत्म किए अगली लाइन में वापस से शुरू हो जाना। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से फायर और आइस को एक निशाना बनाते हुए, एक सिंबलाइज करते हुए पोयम में किस तरह से फीलिंग्स बताई गई है कि फीलिंग्स कोज कर सकती है बड़ा डिस्ट्रक्शन। इसी के साथ अब हम आगे वाली पोयम देखते हैं। पोयम नंबर 3 है हमारे सामने, टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू, ये जो पोयम है इसमें टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट और जू में कंपेयर किया है। एक तरफ जो टाइगर है वो कैद है और एक तरफ टाइगर जो है वो जंगलों में घूम रहा है। दोनों में कितना डिफरेंस है ये बताया गया है, मतलब कि फ्रीडम और कन्फाइनमेंट दोनों के बीच में बताया गया कि एक तरफ से कोई चीज़ अपनी किसी की शक्ति गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई है, रिस्ट्रिक्शंस में, और एक तरफ वो फ्री है। दोनों में बताया गया है कि एक तरफ से, पहले इसकी राइम स्कीम देखते हैं। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, राइम स्कीम वाली पोएम काफ़ी कम है, तो वो ध्यान रखना है। जिसकी राइम स्कीम नहीं है उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि ये फ्री वर्स में, मतलब इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। टाइगर इन द जू जो पोएट कहता है वो बताता है कि टाइगर की लाइफ, जो कि एक ताकतवर इंसान है जिसके अंदर काफ़ी कुछ पोटेंशियल है, इसका मीनिंग भी समझेंगे हम क्या कहना चाह रहा है पोएट यहाँ पर। पोएट यहाँ पर फिलहाल बता रहा है कि टाइगर जो है कैप्टिविटी में है, कैप्टिविटी में किस तरह से वो रह रहा है, किस तरह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, किस तरह से उसकी ताकत को है जो बंद करके रखा गया है। वहीं पर कंपेयर किया गया है कि अगर वो नेचुरल लाइफ में होता है, जंगलों में होता, तो उसकी ताकत क्या होती है। यहाँ पर टाइगर को एक स्मॉल केज, पिंजरे में बंद करके रखा गया है जिसमें वो सिर्फ आगे पीछे घूमता रहता है। वेलवेट है, उसमें वेलवेट पे घूमता रहता है। उसके जो पाँव है वो धीरे धीरे चुपके से चलते हैं, इधर उधर चलता रहता है, जो कहीं ना कहीं उसके अंदर दबे हुए गुस्से को बताता है, उसकी दबी हुई ताकत को बताता है। लेकिन वहीं पर अगर ये टाइगर कहाँ होता, शेडोज में होता। शेडोज मतलब जंगल में, झाड़ियों के बीच में होता। वहाँ पर ये धीरे धीरे चुपके चुपके से चल रहा होता है। क्यों? ताकि वो किसी हिरण का शिकार कर सके। इट वुड ऑल्सो रोम अराउंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो ये जंगलों के कोने में घूमता है जिसकी वजह से डर का माहौल बना हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर वो, उसका कोई डर का माहौल नहीं है, उसकी कोई ताकत का अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद है। कहने का मतलब क्या है, हालांकि ये लास्ट में देखते हैं कि टाइगर जो है रात भर जगता है, तारों को देखता है, पेट्रोलिंग कार, मतलब जो कार जो निगरानी रखने आती है वो देखता है कि कहीं कोई जानवर बाहर तो नहीं आ गया, तो वो टाइगर उन कार्स को देखता है, फिर सितारों को देखता है पिंजरे से बाहर आसमान में। तो ये कहीं ना कहीं उसकी इच्छा है कि काश मैं आज़ाद होता। तो सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का? इसका सेंट्रल आइडिया बस इतना सा है कि यहाँ पर बताया गया है कॉन्ट्रास्ट फ्रीडम और गुलामी के बीच, मतलब आज़ादी और गुलामी के बीच। ये बताता है कि किस तरह से अननेचुरल लाइफ टाइगर की जो ताकत का रिप्रेजेंट करता है वो जू के अंदर अपना समय बिता रहा है। वहीं पर अगर ये बाहर होता तो इसकी ताकत कितनी ज़्यादा होती है, कितना अच्छे से रह सकता है बाहर, ये बताया गया है। अब इसमें मेन थीम क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, आज़ादी वर्सेस गुलामी। कोई ताकतवर इंसान है, वो आज़ाद है, तो उसकी ताकत का वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। आपके पोटेंशियल को अगर आप फ्री रखते हैं तो आप कितना अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपको बांध कर रखा जाए। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो आप अपनी ताकत का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, अपना पोटेंशियल फुली यूज़ कर सकते हो। लेकिन वहीं पर आपको कैप्टिव रखा जाता है, आपको रिस्ट्रिक्शन दी जाती है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो कहीं ना कहीं आपकी ताकत को आपसे दूर रखा जाता है। ह्यूमन एक्सप्लोटेशन टू नेचर, यहाँ पर यह भी बताया गया किस तरह से ह्यूमन जो है
वो जानवरों के ऊपर दोहन कर रहे हैं, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लॉस ऑफ डिग्निटी, किस तरह से गुलामी जो है वो कहीं ना कहीं आपका सम्मान छीन लेती है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। लोनलीनेस एंड फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पर टाइगर की लोनलीनेस भी बताई गई कि किस तरह से वो अकेला महसूस करता है, किस तरह से उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, किस तरह से उसके अंदर एक से ऐसी फीलिंग है जो फ्रस्ट्रेशन है वो जो निकालना चाहता है। तो यहाँ पर लोनलीनेस और फ्रस्ट्रेशन भी बताया गया कि गुलामी में ये चीज़ें भी आती हैं। पोएटिक डिवाइसेस, इमेजरी काफ़ी अच्छे से यूज़ करी गई कि वो जू में होता तो क्या करता, वहीं पर अगर ये जंगल में होता तो क्या करता। अब कॉन्ट्रास्ट भी बताया गया कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कैसे किया, वो गुलामी वाली जब पिंजरे के अंदर है तब उसकी क्या सिचुएशन है, और जब वो जंगल में होता तब क्या करता, तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। अलिट्रेशन का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, ही हियर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, यहाँ पर ही हियर्स कॉन्सोनेंट ह साउंड यूज हुआ है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलिट्रेशन यूज हुआ है। इंजेबमेंट, मेटाफर, क्वाइट रेज, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं रेज को भी कंपेयर किया गया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब किस तरह से टाइगर को इंसानों की क्वालिटी दी गई है, रेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सिंबोलिज्म मतलब केज जो है, पिंजरा जो है दिखाता है गुलामी की गुलामी को सिंबलाइज करता है। वहीं पर स्टार्स जो है, जो तारे हैं, वो तारे उम्मीद और आज़ादी को इशारा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने अगली पोएम है द बोल पोएम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम हो जाती है क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस पूरी पोएम में बात बस इतनी सी है कि एक जगह पोएट बैठा हुआ है, सामने वो अपने एक लड़के को देख रहा है खेलते हुए। हार्बर है, मतलब कि तटीय इलाका है, हो सकता है पास में कोई छोटा मोटा समंदर हो या फिर कोई बहुत बड़ी नदी हो, तो वहाँ पर जो हार्बर होता है उस हार्बर के पास ये लड़का खेल रहा था अपनी फुटबॉल के साथ, बॉल के साथ। अब पोएट उसको देख रहा है और देखते देखते वो देखता है कि उस लड़के की जो गेंद है वो टकरा कर गिरते गिरते से बाउंस होते 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 पानी में चली जाती है और खो जाती है उससे। अब लड़का उस गेंद को देखते हुए रो रहा है, काफ़ी रो रहा है। अब पोएट सोच रहा है कि मैं जाके इसको समझाऊं कि बेटा रो मत, बहुत सारी गेंद है, मैं तेरे को नहीं दिला दूंगा, रो मत। ये चाहे तो उसको जाके चुप करा सकता है, पर पोएट ऐसा नहीं करता है। वो चुपचाप खड़े खड़े दूर से देखता है, इसको रोते हुए देखता है, इसको नहीं समझाता है। आखिर ऐसा क्यों करता है, पोएट यही समझाता है इस पोएम में। वो जाके उसको क्यों नई गेंद नहीं दिलाता है, क्यों उसको चुप नहीं कराता है, क्यों उसको नहीं समझाता है, क्योंकि वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है कि किस तरह से कभी हमारे कोई पास से कोई चीज़ खो जाए जो हमें बहुत प्यारी हो। बॉल्स तो बहुत सारी दिला सकता है कि आज उससे एक बॉल घूमी है तो पोएट जाके उसको चुप करा दे कि बेटा रो मत, मैं तुझे नई गेंद दिला देता हूँ, तो बॉल तो नहीं आ जाएगी, तो उससे सीखेगा कुछ नहीं है। कभी मान लो लाइफ में कोई इससे ऐसी चीज़ घूमी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, कोई ऐसी चीज़ घूम गई जिसको वापस नहीं आ सकता, कोई ऐसी चीज़ इसने खो दी जो उसको बहुत प्यारी थी पर अब वापस इसके पास नहीं आ सकती, तो ऐसे में कैसे डील करेगा उसके साथ ही। तो ये पोएट चाहता है कि ये बच्चा वो चीज़ सीखे, और वो सीख रहा है, वो रोते हुए सीख रहा है कि हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी चीज़ों के साथ हमें कैसे रहना है। वो सीख रहा है कि कभी कोई चीज़ हमसे खो जाए तो उस दुख दर्द से कैसे डील करना है। हमारे अंदर का जो मनोबल है, हमारे मन को हमें कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, ये चीज़ वो सीख रहा है। कि यहाँ पर आज मैं उसको बोल तो दे दूंगा, नहीं बोल तो दिला दूंगा। पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मेल है, मनी इज एक्सटर्नल, पैसे से कुछ नहीं होगा। पैसे से तो बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है, पर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता, तब ये क्या करेगा। तो ये वही चीज़ सीख रहा है कि किस तरह से लॉस से डील किया जाए, किस तरह से हमें दुख और दर्द से आगे बढ़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए। इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, इसकी समरी यही है कि किस तरह से वो बच्चे को समझाता नहीं उसकी बॉल घूमने पर, उसको सीखने देता है कि ये सीख रहा है कि दुख दर्द लाइफ का एक पार्ट है और हमें इससे डील करना आना चाहिए। सेंट्रल आइडिया क्या हो जाता है इस पोएम का, पोएट कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से लॉस और कोई भी चीज़ हमारी लाइफ का एक पार्ट होती है। हमारे जीवन में दुख आएगा ही आएगा, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी आएगी, हम उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनसे क्या सीखने को मिला ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो यहीं पर ये इसका सेंट्रल आइडिया बन जाता है कि किस तरह से आप दुख से, दर्द से, प्रॉब्लम से ऊपर उठ सकते हो, उनसे सीख कर आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। थीम्स इसमें क्या क्या हो जाती है, सबसे पहला आता है इनएविटेबिलिटी ऑफ द लॉस, कि कभी भी
कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लाइफ में भाग नहीं सकते। आप प्रॉब्लम से लाइफ में भाग नहीं सकते, आप बुरे वक्त से भाग नहीं सकते, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको ये सीखना होगा कि उनको किस तरह से डील किया जाए। फिर आता है लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बच्चा है यहाँ पर वो सीख रहा है कि किस तरह से हमारी चीज़ों को हमें संभाल के रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। साथ ही उसकी इमोशनल ग्रोथ हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोएम के हिसाब से। इमोशनल ग्रोथ कि किस तरह से आप दुख और दर्द के साथ सीखते हो, आप धीरे धीरे इमोशनली कितना मैच्योर होते हो सकता है आज से कई साल पहले आप जो छोटी छोटी बात पे रो दिया करते थे, लेकिन अब आपको वो बात काफ़ी छोटी लगती है। अब जैसे इस लड़के का एग्जाम्पल ले लो, आज इसकी बॉल घूम गई है, तो हमारे लिए तो काफ़ी छोटा इंसिडेंट कि बॉल घूम गई ना, लेकिन उस बच्चे के लिए कितना कुछ है कि उसका बचपन इस बॉल के साथ बीता था, 1 साल से बॉल के साथ खेल रहा था, कुछ मेमोरीज होगी, जब उसने उस बॉल को खो दिया तो उसको दुख दर्द हो रहा है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वैसे ही हमारे साथ जो प्रॉब्लम हमें दिख रही होती वो हमें उस टाइम पे तो बहुत बड़ी लग रही होती, लेकिन जब उससे निपट कर आगे बढ़ते हैं, उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो हमें वो सब प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। तो यहाँ पर इसी को बोला गया है इमोशनल ग्रोथ, कि किस तरह से आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते जाते हो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ओवरकम करते हो। और अगला बताया गया मटेरियलिज्म वर्सेस सेंटिमेंटलिटी, कि किस तरह से हमारी मटेरियल वैल्यू जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, किस तरह से हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, हम इमोशनली कितना उनको इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारे इमोशंस को ऊपर नीचे करने की ताकत रखती है। पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज़ करे गए, इमेजरी, जैसे कि हर पोएम में कुछ कुछ ऐसे पोएटिक डिवाइसेस है जो कि आपको हर पोएम में देखने को मिलेंगे, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सिंबोलिज्म तो लगभग हर पोएम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जैसे बॉल जो है वो रिप्रेजेंट करती है चाइल्डहुड, इनोसेंस की, किस तरह से मासूमियत को दर्शाती है, किस तरह से पर्सनल आपके पोजेशन, मतलब जिससे आपको लगा होता है, बहुत ज़्यादा लगा होता है, वो ये चीज़ दर्शाती है। वहीं पर वाटर जो है बताता है किस तरह से कभी कभी कुछ हमसे ऐसी चीज़ खो जाती है, मतलब जैसे वो बॉल जो है पानी में जाती है तो वापस नहीं ला सकता क्योंकि समंदर है, तो वैसे ही ये यहाँ पर दर्शाया गया कि कभी कभी हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, हम किसी चीज़ को वापस नहीं पा सकते। पर्सोनिफिकेशन, इंजॉयमेंट और रिपीटेशन भी यूज हुआ है, जैसे कि वोट वोट। यहाँ पर अलिट्रेशन और मेटाफर भी काफ़ी अच्छे से यूज हुआ है, जैसे अलिट्रेशन आपको यहाँ पे होगा बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, या फिर मेटाफर यूज होता है जैसे कि एपिस्टोमली ऑफ लॉस। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब अगली पोएम पर बढ़ते हैं। अगली पोएम हमारे सामने एमेंडा। ये भी काफ़ी अच्छी पोएम है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट बोर्ड एग्जाम में किसी में कि एमेंडा पोएम में, और आपने एन फ्रैंक वाला चैप्टर भी देखा है, एन फ्रैंक, अगर एन फ्रैंक और अमेंडा के बीच में डिस्कशन हो तो एन फ्रैंक अमेंडा को क्या राय, क्या सजेशन देना चाहिए, इन दोनों के बीच की बातचीत को बताइए। इस तरह से डायरी लिखकर या लेटर लिखकर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो उसके लिए आपको एमेंडा पोएम भी अच्छे समझ में आनी चाहिए और एन फ्रैंक वाला चैप्टर भी, मतलब एमेंडा और एन को दोनों को साथ में रखकर दोनों में क्या समानता है और सिचुएशन में क्या अलग अलग चीज़ें हैं, वो चीज़ें देखनी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं एमेंडा पोएम में। इस पूरी पोएम का सार इतना सा है कि इसकी मदर जो है, इसके पेरेंट्स जो है, हर चीज़ में इसको रोकते टोकते कि अमेंडा ऐसा मत करो, नेल्स मत खाओ, तुम शोल्डर झुका के मत चलो, सीधे से चलो, ऐसे मत बैठो, तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, तुमने अपना रूम साफ़ किया कि नहीं किया, तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पिंपल हो जाते हैं, जब क्या मेरी तरफ देखो, जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कुछ जवाब दो, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से उसकी मम्मी उसको डांटती है, उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, हर चीज़ में रोकते टोकते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये पेरेंथेसिस, मतलब ये ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं और ये चीज़ें इस पूरी पोएम में काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा अगर इस पोएम से आता है तो। जैसे कि सबसे पहले उसकी मम्मी उसको डांट रही है, पेरेंट्स डांट रहे हैं, तो पहले तो खुद को मरमेड बता रही है। मरमेड क्यों बता रही है? ताकि वो अपने आप को आज़ादी से, जैसे कि मरमेड समंदर में तैरती रहती है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाए, जैसे जाए, जहाँ रुके। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं भी काश एक मरमेड होती जो अपने हिसाब से तैरे, खुशी खुशी तैरे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, पूरा समंदर मेरा है, इस तरह से। फिर उसके बाद वो सोचती है कि शायद मैं एक अनाथ हूँ, अकेले सड़कों पर घूम रही हूँ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि कहाँ जा रही, कहाँ आ रही है, कोई डांटने वाला नहीं। तो ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी काफ़ी अच्छी है। तो एक बार खुद को मरमेड बोल रही है, जलपरी बोल रही है, एक बार खुद को अनाथ बोल रही है, और एक बार खुद को रुपेंजल बोल रही है। रुपेंजल एक कैरेक्टर है
डिज्नी का कैरेक्टर है शायद तक। रूपांजल एक बहुत अच्छी राजकुमारी होती है, सुंदर सी राजकुमारी, जिसके बहुत सुनहरे सुनहरे बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं। और वो एक टावर में जाती है, टावर में से जब उस पर ऐसी कुछ कहानी है, टावर से जब वो अपने बाल नीचे करती है तो उसके बाल इतने लंबे होते हैं कि उसके ऊपर चढ़ के एक जादूगरनी उससे मिलने आती है, और एक राजकुमारी भी। तो ये पूरी अलग कहानी है। कुल मिला के रूपांजल से बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि एक राजकुमारी थी जो काफ़ी एकांत में रहती थी, कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो यहाँ पर रूपांजल को खुद को बोलती कि काश मैं रूपांजल होती, अलग थलग अपने टावर में रहती, बड़े से शहर से दूर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, आराम से अपने मस्ती में रहती, और शायद मेरे जो लंबे लंबे बाल है कभी भी नीचे नहीं करती, ताकि कोई भी मेरी आज़ादी को छीन नहीं सके, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सके। कुल मिला के ये इतनी परेशान है अपने पेरेंट्स से कि रोक उठते हैं, टोकते हैं, तो ये कुल मिला के आज़ादी चाह रही है। डिटेल समरी हमने देख ही ली है। सेंट्रल आइडिया इसका यही है कि किस तरह से क्लेश बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो कितनी आज़ादी चाहते हैं, चाहते कि उनके तरीके से चीज़ें हों, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई कंट्रोल ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बड़े लोग जो हैं उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोल करते हैं, उनकी आज़ादी छीनते हैं। तो उसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। इसमें थीम्स क्या क्या है? इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। जैसे रियलिटी क्या है कि अमेंडा की जो पेरेंट्स है वो उसको डांट रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन वहीं पर ब्रैकेट्स में उसकी इमेजिनेशन बताई जा रही है कि कभी वो सोच रही कि मैं तो मरमेड हूँ, जलपरी हूँ, कभी बोल रही कि मैं अनाथ हूँ, कभी बोल रही कि रूपांजिल हूँ। तो कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेशन में वो सोच रही है कि काश मैं इतनी आज़ाद होती तो इस तरह से रहती। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, आज़ादी की वो सोच रही है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप होते हैं, कई बार कितनी ज़्यादा पेरेंट जो है ओवर बर्डन करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को बर्डन सम कर देते हैं कि वो बेचारे ठीक से रह भी नहीं पाते। और इसी वजह से उनका इमोशनल सप्रेशन होता है कि किस तरह से जब बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ रखा जाता है, तो वो इमोशनली काफ़ी दब जाते हैं, कुचले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता और हमेशा अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन ही समझते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सही बात बताई गई है कि पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप किस तरह से होना चाहिए, जिसके बारे में आज स्पेशली ध्यान दिया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पोएटिक डिवाइसेस पे इमेजरी काफ़ी यूज़ करी गई, जैसे कि मैं बड़े से समंदर में होती, या फिर एक टावर पर होती, या फिर मैं सड़कों पे होती जहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कॉन्ट्रास्ट बताया गया कि एक तरफ उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा रोका टोका जा रहा है, वहीं पर एक तरफ उसके इमेजिनेशन में वो काफ़ी आज़ाद है। अलिट्रेशन भी काफ़ी यूज किया गया, जैसे स्टॉप दिस स्लचिंग, सीट अप स्ट्रेट, जैसे कि स साउंड रिपीट हो रहा है तो ये अलिट्रेशन हो गया। मेटाफर, मरमेड, ऑर्फेन, रूपांजल, ये कहीं ना कहीं मेटाफर की तरह यूज हुए। पेरेंथेसिस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेरेंथेसिस का मतलब है ब्रैकेट्स के अंदर जो उसकी इमेजिनेशन थी। रिपीटेशन, जैसे अमेंडा, अमेंडा बर्ड बार बार यूज हुआ है। सिंबोलिज्म, इसमें भी सिंबोलिज्म लगभग आपको हर एक पोएम में मिलेगा। मरमेड, मरमेड क्या दर्शाती है? जलपरी क्या दर्शाती है? फ्रीडम और ब्लिस, आपको आज़ादी और खुशी दर्शाती है। वहीं पर ऑर्फेन भी कोई रोक टोक नहीं ये बताता है, और अकेलापन बताता है। अकेलापन यहाँ पर ये सोचा कि कोई रोकने टोकने वाले नहीं, तो मैं आज़ादी से रहूँगी। वहीं पर रूपांजिल भी अकेलापन, कंटेनमेंट, मतलब सुकून के साथ मैं अकेले में रह रही हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों को एक सिम्बोलिज्म की तरह यूज़ किया गया है। अब जो हमारे सामने पोएम आती है वो आती है द ट्रीज। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट टाइम में कवर कर रहे हैं, एज ए रिविजन वीडियो के तौर पर कवर कर रहे हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है। लेकिन इनसे रिलेटेड मैंने कुछ पोएम से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस बना भी रखी है, अगर किसको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियोस जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट पोएम में, द ट्रीज बाय एंड्रियान रीच। ये जो पोएम है ये काफ़ी दिक्कत आ सकती हैं क्योंकि इसके यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिखेंगे। कई सारे टीचर्स भी इसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसका एक मीनिंग निकल के नहीं आता है। इसका कोई एक मीनिंग निकल के नहीं आता है। ये सबका अपना अपना है एक्सप्लेन करने का तरीका, कि कौन किस तरह से करता है, पर इसका एक मीनिंग निकल के नहीं आता है। इसलिए आपको यूट्यूब पे भी अलग अलग तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। टीचर्स भी इसके हो सकता है अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हो, पर इसके हम मेनली दो तरीके से देखेंगे। इन दो तरीके के अलावा आपको तीसरे तरीके पर नहीं जाना है फिलहाल। मेनली इसके दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है ट्रीज को वुमेन से कंपेयर किया गया है, वुमेन बताया गया है
कि किस तरह से वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी और दुनिया जो है पहले उनकी आज़ादी स्वीकार नहीं करती थी, पर अब वुमेन धीरे धीरे स्ट्रगल करके आज़ाद हो रही है और किस तरह से स्ट्रगल करके वो बड़े बड़े पदों पर जा रही है। वुमेन की ताकत को, असली ताकत को दुनिया पहचानने लगी है, ये ट्रीज पोएम बताती है। और दूसरा, आज़ादी की ताकत की, कोई भी आपका नेचर हुआ या फिर नेचर को किस तरह से फ्री छोड़ा जाए, या फिर कोई आइडिया हुआ दिमाग में, कोई भी स्ट्रगल हुआ फ्रीडम के लिए, वो किस तरह से प्लेस करता है ये बताया गया है। नेचर की पावर और फ्रीडम को साथ में बताया गया है और एक तरफ वुमेन को बताया गया है। तो हमें सिर्फ इन दो मतलब को ध्यान में रख के चलना है। ये काफ़ी बड़ी पोएम है, आप कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे एज ए ट्रीज तो इसका एक्चुअली में आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है। कहना चाह रहा है कि पेड़ जो है, जो घरों के अंदर थे वो बाहर निकल रहे हैं, खिड़कियों को तोड़ते हुए, दरवाजों को तोड़ते हुए। पहले जो जंगल बिल्कुल खाली हुआ करते थे, अब पेड़ जो है वापस उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी रात भर जागकर जो है जड़ों ने, पेड़ों की जड़ों ने काम किया, खुद को उन जमीन से अलग किया, ताकि वो घर की पत्थरों को तोड़कर, दीवार को तोड़कर, खिड़कियों को तोड़कर उनमें से बाहर निकले और वापस जंगल की तरफ जा सके। बाहर उनका हवा स्वागत करती है, तारे स्वागत करते हैं, आसमान स्वागत करता है, और पूरी रात में बातचीत हो रही है, शीशे टूट रहे हैं। अब ट्रीज जो हैं वो लड़खड़ा के चल रहे हैं कि इस ऐसे एक इसमें काफ़ी अच्छा सा था, जैसे कोई मरीज होता है, मरीज काफ़ी टाइम से बीमार होता है, बीमार होने के बाद जब उसको रिलीव कर दिया जाता है, ठीक के डॉक्टर बोलता है ठीक है आप घर जा सकते हो, तो कैसे वो कमजोरी के साथ चलता है, वैसे ही पेड़ जो है वो कमजोरी के साथ चल के डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह बाहर आ रहे हैं। वरेंडा फॉल पूरा खुला है, सब कुछ मतलब बहुत सारे चीज़ें जो है, विंड्स जो है, हवाएं जो हैं वो ट्रीज का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रही है। इस तरह की चीज़ें बताई हैं कि चंद्रमा जो है वो कांच की तरह टूटा हुआ है। तो ये पूरी पोएम में इस तरह की चीज़ें अगर आप इस तरह से करो तो बिल्कुल समझ में आएगा। इसीलिए हमें इसके लिए डीप मीनिंग में जाना जरूरी हो जाता है। इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। लेकिन अब इसकी डिटेल समरी देखते हैं कि एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। तो ट्रीज जो है वो मेटाफर है किसके लिए, मैंने दो बात बताई है, एक तो फ्रीडम और रिबेलियन, आज़ादी के लिए, और दूसरा वुमेन के लिए, औरतों के लिए यूज़ किया गया है कि किस तरह से वुमेन है वो अपनी आज़ादी के लिए कई सालों से, कई दशकों से लड़ाई लड़ती आ रही हैं और आखिरकार उनके संघर्ष को सफलता मिलती जा रही है। उनका संघर्ष काफ़ी कारगर हो रहा है और इसी वजह से दुनिया, देश उनकी सक्सेस को, उनकी ताकत को पहचानने लगी है। यही पूरा बताया गया है। सेंट्रल आइडिया इस पोएम का यही है कि रिप्रेजेंट चेंज, के किस तरह से एक वर्ग में, एक सोसाइटी में बदलाव आता है। वो बदलाव बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे जड़ बाहर निकल रही हो, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रगल से निकलना पड़ता है, लेकिन वो बदलाव धीरे धीरे आता ही है। और वो जब बदलाव आता है तो धीरे धीरे सबको एक्सेप्ट भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। थीम्स इसके क्या क्या है, फ्रीडम एंड रिबेलियन, आज़ादी और विद्रोह, किस तरह से एक आइडिया जो है आज़ादी का या फिर किस तरह से बाहर आता है स्ट्रगल के साथ, वो बताया गया है। सेकंड चीज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कहीं ना कहीं एक ये भी बताया गया है कि हम नेचर से कितना दूर होते जा रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए कितना कुछ प्रकृति के साथ नुकसान वाला काम कर रहे हैं, प्रकृति का कितना दोहन कर रहे हैं आप अपने फायदे के लिए, तो एक तरह से वो भी बताया गया है। सप्रेशन एंड लिबरेशन, सप्रेशन मतलब किस तरह से हम किसी को दबा के रखते हैं, उनका दमन करके रखते हैं, मतलब कि उनको गुलाम बना के रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आज़ादी के लिए स्ट्रगल करते हैं और आखिरकार जीत के बाहर आते हैं। यहाँ पर सिर्फ इंसानों की बात नहीं करी गई, हो सकता है आइडियाज़ की भी बात करी गई हो कि कुछ चीज़ें, कुछ कोर आइडियाज़ जो सोसाइटी दबा कर रखती है, वो आइडियाज़ कैसे स्ट्रगल के साथ धीरे धीरे बाहर आते हैं, वो विचार कैसे कैसे बाहर आते हैं। हो सकता है कोई विचार, कोई विचारधारा अभी एक्सेप्ट नहीं करी जाती हो लोगों के द्वारा, उसको दबा के रखा जाता हो, लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रगल के साथ कहीं ना कहीं बाहर आती है। ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल, किस तरह से एम्प्टी फॉरेस्ट, मतलब जो दुनिया एक टाइम पे इन लोगों से दूर थी, जैसे खासतौर पे वुमेन के लिए अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, औरतों को जो ताकत है उसको दबा के रखती थी, लेकिन धीरे धीरे देश और दुनिया औरतों की ताकत को समझ रही है और बदलाव आ रहा है देश और दुनिया में। पोएटिक डिवाइसेस किस तरह से यूज़ किए गए हैं, इमेजरी तो यूज़ करी गई है, यहाँ पर भर भर के इमेजरी यूज़ करी गई है, जैसे कि ब्रोकन लाइक अ मिरर, टॉलेस्ट ओक ट्री, ठीक है, और एक तरह से बताया गया जैसे कि पेशेंस, डिस्चार्ज पेशेंट, हालांकि मेटाफर भी यूज़ हुआ है इस तरह से। सिंबलिज्म, जो यहाँ पर सिंबलिज्म यूज़ किया गया, सबसे पहले तीन चीज़ें देखते हैं।
ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रीज को रिप्रेजेंट किया गया एक तो वुमेन से, ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से कि ट्रीज जो है हमारे सामने वो वुमेन के लिए यूज़ किए गए हैं। दूसरा यूज़ किए गए हैं आज़ादी के लिए, आज़ादी के लिए यूज़ किए गए हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रेकिंग ग्लास, ब्रेकिंग ग्लास जैसे कांच तोड़कर कांच टूट रहे हैं, वो पेड़ बाहर आ रहे हैं, तो एक कांच का टूटना जंजीरों का टूटना बताता है कि किस तरह से सोसाइटी जिसके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाती है उनको तोड़ कर कैसे एक इंसान आगे बढ़ता है, वो बताया गया है। मून यहाँ पर बता रहा है, चांद बताया जा रहा है कि किस तरह से रिफ्रेश होकर या फिर किस तरह से बदलाव आता है किसी के अंदर, सोसाइटी के अंदर इतने स्ट्रगल के बाद। तो मेटाफर ट्रीज के लिए यूज़ किया गया है, डिस्चार्ज पेशेंस, ये सब चीज़ें हैं। पर्सोनिफिकेशन तो यूज़ हुआ ही है, पेड़ों का बहुत भर भर के, इंजेबमेंट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लाइन 103 में बिना एंड किए उसको नेक्स्ट लाइन में मीनिंग ले जाएगी। अलिट्रेशन जैसे स्मॉल टीज स्टिफ साउंड रिपीट हुआ है। कॉन्ट्रास्ट भी किस तरह से वही चीज़ फ्रीडम और कन्फाइनमेंट, आज़ादी और गुलामी को बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली पोएम छोटी सी पोएम है, काफ़ी छोटी पोएम है और काफ़ी सिंपल पोएम है। फोग का मतलब होता है धुंध। सर्दियों के समय में जैसे आजकल आप देख रहे होंगे सुबह सुबह कोहरा होता है, कोहरा हो जाता है, इतना कोहरा होता है कि हमें कुछ दिखता नहीं। तो इस कोहरे से रिलेटेड पोएम बताई गई है। कोहरा जो होता है, फोग जो होती है, उस फोग को यहाँ पर केट से कंपेयर किया गया है, कोहरे को यहाँ पर बिल्ली से कंपेयर किया गया है। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। छोटी सी पोएम है कि किस तरह से फोग आता है, मतलब धुंध आती है, कोहरा आता है, जैसे कि दबे पाँव कोई बिल्ली आ रही है, चुपचाप शहर के ऊपर बैठ जाती है और धीरे से ही चुपचाप चली जाती है। इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, बिल्कुल फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। अब समरी क्या है, काफ़ी शॉर्ट और सिंपल पोएम है जिसमें जो है यहाँ पर बताया गया कि इस तरह से फोग जो है आती है, कोहरा आता है, वो वापस चला जाता है। तो यहाँ पर मेटाफोर यूज़ किया गया केट के लिए कि किस तरह से फोग और केट को बताया गया कि फोग और केट यहाँ पर यूज़ किए गए। ऑन लिटिल केट फीट एम्फेसाइजिंग स्लाइट इम्पर्सिबल एंट्रेंस, चुपचाप आती है और चुपचाप चली जाती है। कहना क्या चाहते हैं, मेन बात है। ये जो पोयम है, ये पोयम है फोग का ट्रांसलेंट क्वाइट नेचर ऑलमोस्ट मिस्टिकल फोर्स। यहाँ पर वो चीज़ इंक्लूड नहीं करी गई है, पर मैं बता देता हूँ आपको। इसका मतलब है कि किस तरह से कभी कभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट टाइम आता है चुपके से। हो सकता है हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जैसे कि हमें कोहरे में आगे का कुछ नहीं दिखता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें समझ नहीं आता है कि आगे क्या करें और क्या ना करें, और चुपके से आता है। प्रॉब्लम बता के थोड़ी ना आती, प्रॉब्लम तो दबे पाँव आती, बिल्कुल बिल्ली की तरह। वैसे ही यहाँ पर फोग केट को बताया गया कि हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें कुछ समझ नहीं पड़ती कि क्या किया जाए क्या नहीं, लेकिन इस समझ में अगर हिम्मत रखो, हौसला रखो, तो ये टाइम के साथ वापस चली भी जाती है, बिल्कुल शांति के साथ। अगर आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, तो ये चली जाती हैं वक्त के साथ। तो नेचर्स इल्यूसिवनेस मतलब बताना चाहता है कि किस तरह से नेचर जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाता है। पासेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। एक तो ये बताना चाह रहा है कि चाहे आपकी कोई फीलिंग्स हो, कोई सी भी समस्या हो, वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। मिस्ट्री एंड काम, हल्के से मिस्ट्री भी है कि किस तरह से चुपके से आता है, किस तरह से चुपके से चले जाता है, किसी को पता नहीं होता, तो एक रहस्य है। वहीं पर कामनेस, शांति, बिना कुछ नोक शोर किए चुपचाप चीज़ें आती हैं और चुपचाप चली जाती हैं। तो पोएटिक डिवाइस में मेटाफोर यूज़ किया गया, जैसे कि फोग और केट को कंपेयर किया गया है डायरेक्टली, तो ये भी मेटाफोर है। साथ ही इनको प्रॉब्लम से बताया गया, इन दोनों को सिंबलाइज किया गया है प्रॉब्लम से। पर्सोनिफिकेशन, फोग, सीधी सी बात है, फोग का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, चुपचाप आना चुपचाप जाना। अलिट्रेशन, स साउंड रिपीट किया गया है। इमेजरी भी जैसे साइलेंट हन जैसे चुपचाप आती है, तो वहाँ पे पूरा सीन बताया गया किस तरह से वो चुपचाप आती है, क्या सीन बना होगा सिटी का, वो सब चीज़ें। वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बोला गया, चुपचाप आता है फोक, चुपचाप बिल्ली की तरह वापस चला जाता है। तो ये हमारी छोटी सी पोएम थी, इसको ध्यान रखना है। अब हमारे सामने है पोएम 8, टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। ये पोएम ध्यान रखनी है, पोएम एक बैलेड है। बैलेड एक ऐसी फॉर्म होती है पोएम की जिसमें कोई स्टोरी
कोई मतलब वीर रस से भरी हुई, आपने जैसे कि सुना होगा जिसमें तारीफ की जाती है किसी न किसी की, क्या इसने बहुत बड़ा काम किया है, तो उसके गुणगान गाए जाए एक सॉन्ग के वे में। कोई वाद्य यंत्र होता है छोटा सा, जैसे कि बाड़ वगैरह हुआ करते थे पहले, बाड़ इनको गाया करते थे, ऐसे सॉन्ग में जो पोएम गाई जाए वो बेलाट कहलाती है। और आप इसमें देखोगे भी सही तो इसमें बहुत अच्छी राइम स्कीम है, जैसे कि हाउस, माउस, वेगन, ड्रैगन, इंक, ब्लिंग, मस्टर्ड, कस्टर्ड। इस पूरी पोएम को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। 4 चीजें होती है, जैसे कि एक बेलिंडा, एक लड़की होती है। बेलिंडा एक लड़की होती है। इस लड़की ने बहुत सारे जानवर को पाला होता है, जिसमें से एक माउस होता है, एक बिल्ली, एक चूहा, एक बिल्ली होती है और एक ड्रैगन होता है, एक कुत्ता भी होता है। तो माउस, डॉग और बिल्ली और एक ड्रैगन, ये चारों, और एक बिलिंडा तो हो ही गई। तो एक हो गया चूहा, बिल्ली। चूहा जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, जिसका नाम होता है इसमें लिखा था लिटिल ब्लैक किटन। जो किटन का नाम है, बिल्ली का नाम जो था वो इंक था, जैसे काले कलर की बिल्ली होती है तो उसका नाम होता है इंक, बिल्ली का नाम। चूहे का नाम होता है ब्लिंक, के पलक झपकते हुए चले जाता है तो उसका नाम होता है ब्लिंक। मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों जैसा पीले कलर का येलो डॉग होता है, उसका नाम होता है मस्टर्ड। और जो ड्रैगन होता है वो कावड़ होता है, मतलब कायर, मतलब जो बहुत डरपोक होता है उसको बोलते हैं कावड़। तो ड्रैगन जो था वो बहुत डरपोक था, इसलिए उसका नाम कस्टर्ड रखा था। तो बेलिंडा एक लड़की, डॉग, एक कैट, एक माउस और एक ड्रैगन, ये सब रहते हैं इसमें। तो जो डॉग, कैट, माउस जो रहते हैं वो अपने आप की बड़ी तारीफें करते हैं कि हम तो इतने बहादुर हैं, इतने बहादुर हैं कि हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। और वो सब मिलके इस ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं। क्यों मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि ड्रैगन जो है हमेशा अपने पिंजरे की डिमांड करता है कि मुझे एक पिंजरे में बंद कर दो। हालांकि इसे डिमांड क्यों करता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये हमेशा पिंजरे की डिमांड करता है कि मुझे पिंजरे में बंद कर दो। वहीं पर इंक, ब्लिंक मतलब कुत्ता, बिल्ली, चूहा इसका मजाक उड़ाते हैं कि तू तो बहुत डरपोक है, मैं तो इतना बहादुर हूँ कि मैं शेरों से भी लड़ सकता हूँ। लेकिन जब एक पायलट आता है, मुसीबत का टाइम आता है, पायलट के हाथ में पिस्टल होती है, वो इनको डराता धमकाता है, तो ये सब डर के भाग जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये सब डर के भाग जाते हैं, बिलिंडा वगैरह सब डर के भाग जाते हैं। लेकिन ड्रैगन आके उस पायलट को खा जाता है। तो ये सब देख के सब आते हैं वापस, कुत्ता बिल्ली, और बोलते हैं कि वो तो ऐसा ऐसा हो गया, नहीं तो मैं भी बहुत बहादुर था, वो तो ऐसा ऐसा हो गया, नहीं तो मैं भी बहुत बहादुर था, ऐसे पायलट तो मेरे सामने कुछ भी नहीं लगते। लेकिन सबको बोलता है ड्रैगन कि हाँ तुम सब मुझसे बहुत ज़्यादा बहादुर हो, लेकिन मेरे को तो बस क्या चाहिए, एक पिंजरे में बंद करके रख दो। तो ये पूरी पोयम थी इतनी बड़ी। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ पर जो जिसको बहुत कायर समझा जाता था, डरपोक समझा जाता था, वो किस तरह से मुसीबत में हिम्मत दिखाता है। और जो बड़ी बड़ी तारीफ करते थे खुद की कि हम तो ऐसा कर लेंगे, होते ना कोई कोई बहुत अपनी तारीफ करते हैं लेकिन दम वम कुछ होता नहीं, कि किस तरह से ऐसे खुद की तारीफ करने वाले लोग कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाते, और जो चुपचाप रहते हैं वो कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाते हैं। तो सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का? कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आउटवर्ड अपीयरेंस एंड इनर करेज, कि बाहर जो इंसान दिख रहा है, बाहर जो इंसान बोल रहा है कि जरूरी नहीं है वो अंदर से भी ऐसा हो। जैसे कि ड्रैगन की बातों से ऐसा लगता था जैसे कि वो बहुत डरपोक हो, ड्रैगन की बातों से ऐसा लगता था जैसे वो बहुत कमजोर दिल का हो, लेकिन जब मुसीबत आई तो उसने ही सबसे ज्यादा हिम्मत दिलाई। वहीं पर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन वो बड़ी बातें करने वाले जब मुसीबत आई तो वो दुम दबाकर भाग गए। तो यही सेंट्रल आइडिया है कि दिखावे पे कभी नहीं जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि जैसा बाहर दिख रहा है, जैसा इंसान बातें कर रहा है वैसा ही हो, उसके हो सकता है कि असलियत कहीं ना कहीं अंदर छुपी हो। किसकी शक्ल देख के हम तय नहीं कर सकते कि कौन कैसा होगा। तो ब्रेवरी एंड कावर्डेंस इसकी थीम है कि किस तरह से हिम्मत जो है किसके सीने में छुपी होती है, कावर्डेंस भी, कायरता भी किसके सीने में छुपी होती है। उनकी शक्ल देखकर, उनकी बातें देख के हम किसी की हिम्मत और कायरता का परिचय नहीं दे सकते। करेज इन द फेस ऑफ फियर, कि किस तरह से हमारे सामने जब मुसीबत आती है उसका मुसीबत सामना करना है।
सेल्फ डाउट एंड रिडम्पशन, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो हमें डाउट होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उस कॉन्फिडेंस से कैसे हमें बाहर आना है, उस डर से हमें कैसे बाहर आना है, कॉन्फिडेंस को कैसे गेन करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट फ्लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो उड़ने से डरता है लेकिन आखिरकार उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन जब आखिरकार उसका डर निकलता है तो वो अच्छे से उड़ पाता है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की वैल्यू बताएगी कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ह्यूमर एंड आयरनी, एक तो हंसी मजाक की बात है कि किस तरह से कुत्ता बिल्ली जो है दुम दबाकर भाग जाते हैं, पहले तो तारीफ कर रहे थे, तो हंसी भी आती है और कहीं ना कहीं आयरन वाली चीज़ भी है कि यार कहीं ना कहीं जो पहले तारीफ कर रहे थे खुद की हम तो हिम्मत वाली, वो तो दम दबा के भाग जाते हैं, और जो बेचारा रो रहा था डर के मारे, वो जब मुसीबत आती है वो किस तरह से हिम्मत दिखाता है। पोएटिक डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करी गई है, बहुत अच्छे से टोनिंग लगती है। आप इस पोएम को भी पढ़ेंगे तो आप वो फील कर सकते हैं। अलिट्रेशन भी काफ़ी यूज हुआ है, जैसे बिग ब्लू, ठीक है, इस तरह से। ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया क्या होता है? साउंड। वो ऐसे वर्ड जो साउंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे रोड, बाओ बाओ, मियाओ, ये जो वर्ड होते हैं ये वो कहलाते हैं ओनोमेटोपोइया। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन, किस तरह से जानवरों को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई हैं वो बताया गया है। रिपीटेशन, जैसे कई बार सेंटेंस जो है इसमें रिपीट हुए हैं। कॉन्ट्रास्ट भी बताया गया कि किस तरह से कावर्डिंस और हिम्मत और कायरता को बताया गया अपोजिट में, हिम्मत और डरपोक, वहीं पर कावर्डिस और क्या बताए करेज को बताया गया है कॉन्ट्रास्ट में। आयरनी, किस तरह से आयरनी की बात है कि यार जिसको हम स्टार्टिंग में समझ रहे थे कि कौन कितना बहादुर होगा, बिल्ली कुत्ता, ये बहादुरी की बातें कर रहे थे लेकिन ये बहादुर निकलते नहीं। वहीं पर जो ड्रैगन होता है जो बहादुरी की बातें नहीं करता लेकिन सबसे ज़्यादा बहादुर तो वही निकलता है एंड में। तो ये बताया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी आखिरी पोएम है फॉर एन ग्रेगरी। बहुत अच्छी पोएम है, इसको अच्छे से समझिएगा। सिंपल सी पोएम है, विलियम बटलर रीड्स ने ये पोएम लिखी है। इस पूरी पोएम में, छोटी सी पोएम है, इसको हल्के समझते हैं। ये 3 स्टेंजास में है, इसमें गैप नहीं दी गई है, लेकिन ये 3 स्टेंजास में, स्टेंजास 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3। एक्चुअल में बात हो रही है पोएट और एक लड़की की, लड़की का नाम जिसका नाम है एन ग्रेगरी। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो बात क्या कर रहे हैं? पहले पोएट उसको बोलता है कि कभी भी कोई लड़का मान लो दुखी होता है ये सोच के कि तुमने उसका प्यार ठुकरा दिया और तुम खुद को दुखी रखो कि यार मैंने उसके साथ गलत किया है, तो ऐसा नहीं सोचना। हो सकता है कि वो तुम्हारे जो खूबसूरत बाल है, मतलब तुम्हारी जो खूबसूरती रेम्पार्ट से ट्यूर है, मतलब तुम्हारे जो घुंघराले बाल है जिनको रेम्पार्ट से कंपेयर किया है महलों के, तो हो सकता है कि तुम्हारे सुनहरे बाल देखकर, तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुमसे प्यार में पड़ा हो, तुमसे वो ट्रू लव नहीं करता हो। जब ऐसा बोलता है कि हो सकता है तुम्हारी खूबसूरती से लव करता हो, तुम्हारे बालों से लव करता हो, तुमसे ट्रू लव नहीं करता हो, तो ऐसे में जो एन ग्रेगरी है वो वापस से बोलती है कि अगर ऐसा है कि वो मेरे बालों से प्यार करता है, मेरी खूबसूरती से प्यार करता है, तो मैं क्या करूँगी, मैं हेयर डाई कर लूँगी, अपने बालों का कलर बदल लूँगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वो मेरे से सच में मुझसे प्यार करता है या फिर मेरे बालों से या मेरी खूबसूरती से प्यार करता है। तो इसी के रिप्लाई में वापस से पोएट बोलता है कि मैंने एक बार सुना था पिछली रात को ही कि एक संत आया था, एक साधु आया था, वो बोल रहा था कि सिर्फ गॉड ही तुमसे सच्चा प्यार कर सकता है और कोई नहीं। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे बाहरी दिखावे से नहीं, तुम जो जैसे हो वैसे तुमसे गॉड ही प्यार कर सकता है और कुछ नहीं। तो बस यही पोएम है। तो आखिरकार इस पोएम का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? इस पूरी पोएम में बताई गई है ट्रू लव की डेफिनेशन, कि ट्रू लव क्या होता है, कौन कर सकता है, वो बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है आउटर अपीयरेंसेस, कि जो बाहर दिखता है और असल में क्या है वो हमें समझना चाहिए, और ट्रू लव क्या होता है ये समझना चाहिए। तो ये समरी थी इसकी। तो सेंट्रल आइडिया क्या हो जाता है इसका? सेंट्रल आइडिया ये कहता है कि जो पोएम है वो रिवॉल्व करती है नेचुरल ब्यूटी और परस्यूट मैन्युफैक्चर्ड परफेक्शन। कभी कभी क्या होता है, हम बाहर दिखावे बहुत फोकस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ट्रू लव है या नहीं ये हमें पता नहीं है। इसको पहले 2 तरीके से लेते। पहले ट्रू लव के सेंस में लेते कि बाहरी दिखावे से, खूबसूरती से हो सकता है कोई आपसे प्यार कर रहा हो, लेकिन अंदर से आप कैसे हो उससे आपको प्यार ना हो, तो फिर दिक्कत की बात आ जाती है। तो इंसान जैसा हो उसको वैसा समझना चाहिए। हो सकता है कोई बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा हो लेकिन अंदर से बहुत खराब हो। हालांकि ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि बाहर से सारे अच्छे दिखने वाले अंदर से खराब ही होंगे। जो हो सकता है दिखने में भी अच्छे और हो भी अच्छे, वहीं पर कोई दिखने में खराब भी हो, दिखने में अच्छे भी हो सकते हैं।
तो किसी भी जनरलाइजेशन पर नहीं जाना चाहिए हमें। कुल मिला के बात बस इतनी सी कि हमें इंसान को समझना चाहिए, उसके बाहरी दिखावटीपन पे नहीं जाना चाहिए। सच्चा प्यार देखना चाहिए कि वो आपके प्यार के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी मजबूर नहीं करता है आपको कुछ काम करने के लिए। सच्चा प्यार आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करता है बिना किसी शिकायत के। वहीं पर एक और जो मीनिंग बताया गया है वो है एक्सटर्नल चीज़ें, मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कि किस तरह से आउटर चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट टू डीके हैं, मतलब कि वो खत्म हो जाएगी। आज खूबसूरत है कल को नहीं रहे। आज जिस चीज़ से तुम प्यार कर रहे हो बाहरी दिखावटी चीज़ें हो सकता है वो ना रहे। हो सकता है आप किसी की खूबसूरती देख के कर रहे हो लेकिन बाद में वो काली हो जाए या फिर काला हो जाए या जो भी सीन है। तो ये जो चीज़ें होती है ये होती है आउटर अपीयरेंसेस जो आपको धोखा दे सकती है। तो ये चीज़ें इसकी मेन थीम के रूप में आती है। अब क्या देखते हैं यहाँ पर, मेन थीम्स देखते हैं इसकी। ट्रू लव वर्सेस सुपरफिशियल अट्रैक्शन, कि आखिरकार सच्चा प्यार क्या होता है ये बताया गया, कि डिफरेंस बिटवीन जेन्युइन लव सच्चा प्यार और आखिरकार जो बाहरी दिखावे से जो अट्रैक्शन होता है उसको बताया गया है। कि हो सकता है खूबसूरती से सिर्फ उसको अट्रैक्शन हो रहा हो लेकिन वो सच्चा प्यार ना हो। तो सच्चे प्यार और दिखावपन को यहाँ पर बताया गया है। द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल प्रेशर ऑन सेल्फ इमेज, एक और चीज़ बताई गई कि किस तरह से समाज का प्रेशर होता है आपके दिखने पे, आपके लुक्स पे, कि आप किस तरह से रहते हो, किस तरह से खाते हो, किस तरह से आपके बाल हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ पर आपका जो सेल्फ इमेज है उस पर किस तरह से सवाल खड़े कर देता है, ये यहाँ पर बताया गया है। फ्यूटिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पर्सपेक्ट, फ्यूटिलिटी मतलब बेकार की बात, कि किस तरह से जो हम दिखावटीपन दिखाते हैं, दिखावटी बनाते हैं कि हम इतने परफेक्ट है, दिखावटीपन दिखाते हैं कि हम देखो इतने ज़्यादा वो है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये एक टाइम पे नष्ट हो जाएगी और ये किसी काम की नहीं है। हमें जो है सच्चे प्यार सच्चे इंसान की तलाश में जाना चाहिए कि जो जेन्युइन है, जैसा है वैसा दिखे। तो जेन्युइन की तरफ, असलियत की तरफ यहाँ पर पोएट फोकस कर रहा है। यहाँ पर लास्ट में एक लाइन बात और कही थी उसने कि सच्चा प्यार गॉड ही कर सकता है। इसका मतलब सच्चे प्यार को इतना रेयर बताया गया है कि सच्चा इंसान को उसी टाइम पे एक्सेप्ट कर सकता है जब उसका गॉड की तरह हार्ट प्योर हो, ये भी बताया गया है। पोएटिक डिवाइसेस में क्या क्या यूज हुए हैं, पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, जब हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइन है जो कि आपके एग्जाम में आ भी सकती है। हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट्स आपने देखा होगा जैसे महल होते हैं, महलों के बीच में जब दीवारें होती है तो उस दीवारों में इस तरह से गोल गोल बने होते हैं जिनके अंदर सीढ़ियाँ होती है, ऊपर जाते हैं। तो ये गोल गोल सीढ़ियाँ चढ़ के जो जाती है इनको कंपेयर किया गया है उसके कान के पास जो बालों की लट आती, सुनहरी लट, उसको रैम्पार्ट्स बताया गया। तो यहाँ पर ये मेटाफर बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, आगे और क्या बताया गया है, आयरनी, कि किस तरह से बाहर की चीज़ों पे इंसान जाता है, असली चीज़ों से किस तरह से वो दूर होता जा रहा है। आजकल दिखावटी पे पूरा दुनिया, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे कितना हमें देखने को मिलता है कि अरे वो तो इतना खुश है, वो तो इतना घूम रहा है, और हम उसको देख के दुखी हो जाते हैं। दूसरों के व्लॉग्स देख के दुखी हो रहे कि देखो उसकी ज़िंदगी में ये हो रहा है, इतना आज तो उसने ये खरीद लिया, ये खरीद लिया। मतलब पूरी सोशल मीडिया की अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत अच्छे से जमती है कि दिखावटी कितनी दुनिया हो चुकी है, दिखावे पे कितना ज़्यादा जाती है, असलियत में क्या है, रियलिटी में क्या है, कोई नहीं जानता। तो रियलिटी से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यही आयरनी की बात यहाँ पर बताई गई है। सिंबोलिज्म, येलो हेयर यहाँ पे बताते हैं, सिंबलाइज करते हैं ब्यूटी को। येलो हेयर मतलब उसकी खूबसूरती को दर्शाते हैं। इमेजरी, बहुत अच्छे से इमेजरी यूज़ की गई है कि किस तरह से इमेजरी अच्छे से बताई गई है कि उसकी खूबसूरती होगी, उसके किस तरह से बालों की लट उसकी खूबसूरती को बताते हैं। मैं खूबसूरती में के लिए अपने, कोई मुझसे खूबसूरत दिखने के लिए प्यार कर रहा है या नहीं तो मैं अपने बाल बदल के देख लूँगी, अगर वो सच्चा प्यार करता होगा तो तब भी करेगा। मतलब इस तरह की इमेजिनेशन यूज़ की गई। और डायलॉग्स यहाँ पे कन्वर्जेशन टोन में यूज हुआ। पोएम तो है तो सही, लेकिन ये कन्वर्जेशन है। पहले स्टेंजा में पोएट बोल रहा है, दूसरे स्टेंजा में एन बोल रही है, तीसरे स्टेंजा में वापस से इसी का रिप्लाई कर रहा है पोएट। तो मतलब छोटा सा डायलॉग वाइज ये पोएम चलती है जो हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। तो हमने ये नौ पोएम्स देखी है। इन 9 पोएम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन को समझना है। कभी भी हमारे सामने अगर पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये जो थीम से रिलेटेड की पॉइंट्स है इनको जरूर ध्यान रखना है।
इनको जैसे जैसे आप ध्यान रखेंगे वैसे वैसे आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आंसर सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पोएम्स को पढ़िए, पोएम्स की लाइन्स को पढ़िए कि क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करिए। ये थीम्स वाले जो की पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेटाफर, आयरनी, सिंबोलिज्म, इमेजरी, डायलॉग, कुछ कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो कि हर एक में यूज हुए हैं वो हमें ध्यान रखना है। मेटाफर, इमेजिनेशन, इमेजरी और अलिट्रेशन। अलिट्रेशन तो लगभग हर पोएम में यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन भी हर पोएम में यूज हुआ, और सबसे ज़्यादा सिंबलिज्म। सिंबलिज्म लगभग हर पोएम में यूज हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और राइम स्कीम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। राइम स्कीम सिर्फ गिनी चुनी पोएम्स में है, उसको ध्यान रखना है। बाकी सब तो पोएम फ्री वर्स में, मतलब कि उनमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। तो इसी के साथ अब हम एंड करते हैं इस टॉपिक को। अगला लास्ट वीडियो आएगी रिवीजन की, क्लास 10 की इंग्लिश की लास्ट रिवीजन वीडियो, जिसमें हम सप्लीमेंट्री रीडर जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है, उसमें सारे चैप्टर की हम समरी, की पॉइंट्स और किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं उनमें से। मान लो आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे आंसर लिखना है, तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कैसे आंसर लिखा जा सकता है, थीम्स का यूज़ करते हुए, सेंट्रल आइडिया का यूज़ करते हुए, स्टोरी का यूज़ करते हुए। तो मिलते हैं उस वीडियो में। इसी 3 वीडियो को अगर आप देखते हैं तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।